हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस कहानी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर जरूर देख लें। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक खोलकर सीधे पार्ट 1 देखाएं। क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना इस पार्ट 2 की कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। और जो लोग पहले से पार्ट 1 देख चुके हैं, चलिए फिर सीधे शुरू करते हैं पार्ट 2। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है, सब पास हो गए हैं और अब 12वीं में कदम रख चुके हैं। नई क्लास, नई किताबें और अंदर कहीं एक हल्की सी फीलिंग, अब हम छोटे नहीं रहे। एक दिन चयान स्कूल के गेट के पास खड़ा था, तभी गांव ऑफिस की तरफ से आते हुए अचानक रुक जाता है। उसने कुछ ऐसा सुन लिया था कि चेहरे का रंग बदल गया। खबर थी जियोन सर का ट्रांसफर हो रहा है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर में जियोन सर खुद क्लास में आते हैं। वे शांत आवाज में सब कुछ बताते हैं। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब नोटिस करने लगते हैं। सर अब पहले जैसे नहीं है, उनकी हंसी थोड़ी कम हो गई है, आंखों में गहराई बढ़ गई है। तोया धीरे से बोल उठती है, अगर जियोन सर चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चियान बिना देखे जवाब देता है, हम सबको लगेगा। अगले दिन जियोन सर आखिरी बार क्लास में आते हैं। उनकी आवाज स्टेडी है, लेकिन शब्द भारी। वे कहते हैं कि शायद यही आखिरी क्लास हो। अब सब बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारी समझनी होगी। पूरा क्लासरूम एकदम शांत, किसी की आवाज नहीं, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही हैं। अचानक गांव खुद को रोक नहीं पाता। सर, हम शरारत नहीं करेंगे। कोई और बोल पड़ता है, हम रोज होमवर्क करेंगे। चियान खड़ा होता है, उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। सर, ऐसे मत जाइए। एक एक करके सब बोलने लगते हैं, हम हमारी फेवरेट हैं, प्लीज मत जाइए। जियोन सर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें धोखा दे देती हैं। आखिर में बस इतना कहते हैं, खुश रहना और अपने सपनों से कभी मत डरना। वे क्लास से बाहर चले जाते हैं। पीछे रह जाता है सन्नाटा। सब समझ जाते हैं कि एक चैप्टर सच में खत्म हो गया। कुछ ही देर बीतती है, अचानक दरवाजा फिर खुलता है। जियोन सर वापस आ जाते हैं, हल्की सी स्माइल के साथ कहते हैं, सोचा तुम लोगों को संभालने के लिए मुझे ही रुकना पड़ेगा। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर कोई चिल्लाता है, मतलब आप नहीं जा रहे? सर सिर हिलाते हैं। पूरी क्लास खुशी से उछल पड़ती है। तालियां, शोर, एक कलेक्टिव रिलीफ। फिर आती हैं गर्मियों की छुट्टियां। छुट्टी के बीच एक दिन खास होता है, चियान का बर्थडे। दोस्त उसे विश करते हैं। प्लान बनता है कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। चियान और तोया पहले ही जगह पर पहुंच जाते हैं, बाकी लोग बाद में आने वाले थे। जगह बहुत खूबसूरत थी, हरी घास, खुला आसमान, हल्की हवा। लेकिन तोया का मूड ऑफ था। वो चारों तरफ देखती है, एक भी सूरजमुखी नहीं। चियान समझ जाता है, अब उसका सीक्रेट मिशन शुरू होता है। कभी अजीब चाल से चलता है, कभी एक पैर पर उछलने लगता है, कभी बिना वजह अजीब फेसेस बनाता है। तोया पहले उसे घूरती है, फिर होठों के कोने हिलते हैं और आखिरकार वही प्यारी हंसी लौकाती है। चियान जीत गया था, कम से कम उस पल के लिए। हवा बह रही थी, घास लहरा रही थी और 2 लोग थे जो बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ रहे थे। धीरे धीरे तोया का मन हल्का होने लगता है। तभी अचानक आसमान बदल जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर पास की एक छायादार जगह में रुक जाते हैं। बारिश की आवाज चारों तरफ फैल जाती है। उसी वक्त चियान के फोन की घंटी बजती है। कॉल दोस्तों का था। वे बताते हैं कि रास्ते में फंस गए हैं, शायद आज आना पॉसिबल नहीं होगा। चियान फोन रख देता है। तोया थोड़ी उदासी से बोलती है, सोचा था आज सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे को खास बनाएंगे। अब देखो बस हम 2 ही रह गए। चियान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, 2 लोग कम नहीं होते, आज का दिन हम दोनों ही यादगार बना लेंगे। तोया कुछ पल चुप रहती है, फिर अचानक पूछ बैठती है, एक बात पूछूं, क्या तुम्हें हमारी स्कूल की किसी लड़की से लाइकिंग है? चियान उसे देखता है, उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी स्माइल आती है। वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन शब्द वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सच तो उसके सामने ही बैठा था। वो जवाब नहीं देता, बस तोया को देखता रहता है। अगले पल दृश्य बदलता है। तोया उसका जवाब सुने बिना ही उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। शाम की नरम बारिश, ठंडी हवा और दोनों के बीच एक शांत सा मोमेंट, बिना शब्दों के, लेकिन बहुत गहरा। बारिश थमने के बाद दोनों घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में तोया अचानक चियान को एक छोटा सा गिफ्ट देती है। चियान क्यूरियस होकर उसे खोलता है। अंदर एक लॉकेट था और लॉकेट के भीतर उन दोनों की एक छोटी सी फोटो। उस पल चियान के चेहरे पर जो खुशी फैलती है, उसे शब्दों में कहना मुश्किल था, लेकिन शरारत तो उसकी आदत है। वो जानबूझकर कह देता है, ये तो किसी चीप दुकान से लिया हुआ लग रहा है। ये कहते हुए वो लॉकेट अपने गले में पहन लेता है।
तोया झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, अगर सस्ता है तो पहना क्यों, निकालो, मेरा गिफ्ट वापस दो। दोनों हंसते हंसते आपस में छेड़छाड़ करने लगते हैं। वो पल दोस्ती और नोकझोंक से भरा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं हल्की नहीं रहती। दूसरी तरफ चियान के पिता हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर से कुछ सुनते ही उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। आंखों में एक अनकही चिंता उतर आती है। घर लौटने पर चियान देखता है कि उसके पिता बहुत चुप हैं, कुछ बोले बिना बस बैठे हैं। एक और दिन चियान के पिता और तोया के पिता किसी जरूरी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चियान और तोया वहां पहुंचते हैं, बात वहीं रुक जाती है। इस तरह गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। स्कूल फिर से शुरू होता है। पहले दिन टीचर साफ कह देते हैं, अब मस्ती नहीं, एक ही गोल, एग्जाम। सब अचानक सीरियस हो जाते हैं। रात को तोया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। उसी समय उसके माता पिता बात कर रहे होते हैं। तोया की माँ कुछ दिनों के लिए बाहर थी, काम की वजह से। तोया के पिता कहते हैं कि चियान के पिता अब उसकी असली माँ को ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि संपर्क की कोशिश भी कर रहे हैं। वे हैरानी से कहते हैं, पहले तो उन्होंने कहा था कि कभी सच सामने नहीं लाएंगे, तो अब अचानक क्यों? तोया सब सुन लेती है। उसका दिल एकदम ठंडा पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है, चियान अपने पिता की सगी संतान नहीं है। ये सच उसके लिए बहुत भारी था। पूरी रात वही सोच उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगर चियान को पता चला तो क्या वो संभाल पाएगा? अगले दिन वो चाहती है कि सब बता दे, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। उधर चियान के पिता तय कर लेते हैं, अब और नहीं छुपाना। शाम को चियान बरामदे में बैठा होता है। उसके पिता पास आकर कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चियान देखता है। वे शांत लेकिन भारी आवाज में कहते हैं, मैं तुम्हारा जन्म देने वाला पिता नहीं हूँ। चियान हंस देता है, आप मजाक कर रहे हो, लेकिन सामने वाला चेहरा बिल्कुल सीरियस था। वे आगे कहते हैं, तुम्हारी असली माँ कहाँ है ये अब मुझे पता है। फिर धीरे धीरे पूरी कहानी खोल देते हैं। जन्म, अनाथ आश्रम, झूठ, अपनाना, सब कुछ। आखिर में बस इतना कहते हैं, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बेटे रहे हो। चियान कुछ नहीं बोलता। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में तोया से उसकी नजर मिलती है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम सब पहले से जानती थी है ना, तो मुझे क्यों नहीं बताया? उस सवाल के साथ उसका दिल भी टूट चुका था। तोया बहुत धीमी आवाज में बोलती है, मुझे ये सच बस 2 दिन पहले ही पता चला, पर यकीन करो तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जानती थी ये बात तुम्हें कितना तोड़ देगी। लेकिन चियान सुनने की हालत में नहीं था। उसका दिल भरा हुआ था। वो गुस्सा और दर्द आपस में टकरा रहे थे। वो बिना कुछ कहे मुड़ जाता है और 30 कदमों से वहां से चला जाता है। तोया वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में पछतावा, सीने में भारीपन। वो बस उसकी पीठ को दूर जाते देखती रहती है। दूसरी तरफ घर में चियान के पिता टूटे हुए बैठे हैं। थकी हुई आवाज में कहते हैं, सब मेरी गलती है। मैंने सच बताया और मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। पास बैठे दादी उनका हाथ थामते हैं। शांत स्वर में कहते हैं, घबराओ मत, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लाएंगे। दोनों निकल पड़ते हैं। गली, सड़क, जाने पहचाने कोने, जहां जहां चियान जा सकता था सब जगह देखते हैं। दोपहर ढल जाती है। शाम का अंधेरा धीरे धीरे उनके दिल में उतरने लगता है। उधर चियान अकेला बैठा होता है, किसी सुनसान जगह पर सिर झुकाए। बाहर खामोशी है, लेकिन उसके अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा है। काफी देर बाद वो खुद ही उठता है, बिना कुछ सोचे घर की ओर चल देता है। दरवाजा खुलते ही उसके पिता की आंखें भर आती हैं, जैसे जान में जान आ गई हो। वो धीरे से कहते हैं, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। चियान कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। अगले दिन उसकी और तोया की मुलाकात होती है। चियान की आंखों में अब भी दूरी है। तोया बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा। कुछ देर बाद वे दोनों एक शांत जगह पर बैठ जाते हैं। हवा हल्की चल रही थी। तोया की आवाज कांप रही थी, आई एम रियली सॉरी चियान। फिर खुद को संभालते हुए वो कहती है, मुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चियान कुछ पल चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे दिल पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो। बिना कुछ कहे वो उस पुराने अंदाज में उसकी तरफ देखता है। उन दोनों के बीच फिर वही भरोसा लौट आता है, वही अपनापन, वही सुकून। शाम को तोया उसके घर जाती है। चियान अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तोया की नजर अचानक बिस्तर के नीचे चली जाती है। वहां जूतों की एक जोड़ी रखी थी, बिल्कुल नई। तोया हैरानी से पूछती है, ये तुम्हारे हैं? उसी वक्त चियान कमरे में आता है। सवाल सुनकर वो कुछ नहीं बोलता, बस वहीं खड़ा रह जाता है। यही कहानी पीछे चली जाती है। बहुत पहले चियान ने ये जूते तोया के लिए खरीदे थे। वो उन्हें गिफ्ट देने ही वाला था, तभी उसने देखा हाउ पहले ही तोया को जूते दे चुका है। उस दिन चियान दुकान तक गया, सोचा इन्हें वापस कर देगा, लेकिन काउंटर पर खड़े खड़े उसका हाथ रुक गया।
कुछ सोचकर वो जूते फिर से उठा लाया, शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए तोया भी उन जूतों जैसी ही थी, एक ही, खास और बदली न जा सकने वाली। फ्लैशबैक खत्म होता है। कमरे में खामोशी है। तोया अब सब समझ चुकी थी। वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से मुस्कुरा देती है। और चियान, वो पहली बार बिना किसी मजाक के बस उसे देखता रहता है। तोया हंसते हुए जूतों को देखती है और बोलती है, मुझे ये बहुत पसंद आए हैं, बस देखने में थोड़े ऑकवर्ड है। चियान भौं उठाकर मुस्कुराता है। ये तारीफ थी या डायरेक्ट अटैक? बस फिर क्या, वही पुरानी बहस, वही ताने, वही हंसी, गुस्सा, ईगो और अपनापन, सब कुछ साथ साथ चलता है। लेकिन इन सब के बीच उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही मजबूत थी। अगली सुबह चियान जल्दी तैयार हो रहा था। आज वो अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने जा रहा था। निकलते वक्त उसके पिता उसे रोकते हैं, आवाज हल्की लेकिन भावनाओं से भरी। ठीक से बात करना, वरना वो सोचेंगी कि मैंने तुम्हें ढंग से नहीं पाला। चियान कुछ नहीं बोलता, बस सिर हिलाकर बाहर निकल जाता है। कई सालों का फासला आज सिमटकर एक कमरे में आ गया था। माँ सामने बैठी थी, आंखों में उत्सुकता, डर और उम्मीद, सब एक साथ। वो ऐसे एक शर्ट निकालती है। तुम्हारे लिए लाई हूँ, कहते हुए हाथ थोड़ा कांप जाता है। चियान शांत बैठा रहता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं। माँ समझ जाती है, धीरे से पूछती हैं, मुझसे नाराज हो? फिर जैसे खुद को संभाल न पाई, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे घर वालों ने मुझसे सब छुपाया, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चियान देखता रहता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इधर दूसरी तरफ तोया के घर में उसके पिता और चियान के पिता आमने सामने बैठे हैं। तोया के पिता चिंता में कहते हैं, तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो, इलाज जरूरी है। और मुझे लगता है अब चियान को सच बता देना चाहिए। चियान के पिता थकी हुई मुस्कान से जवाब देते हैं, मेरी दवाइयाँ बहुत महंगी है और शरीर अब साथ नहीं देता। यही सच सामने आता है। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। इलाज के लिए ट्रांसप्लांट और बहुत सारा पैसा चाहिए। तोया के पिता भारी मन से कहते हैं, काश इस वक्त मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन तोया के इलाज में सब बचत चली गई। चियान के पिता सिर हिलाते हैं, मुझे इलाज नहीं कराना। ये सुनकर सामने वाला चौंक जाता है, ये कैसी बात कर रहे हो? अब उनकी आवाज और गंभीर हो जाती है, मैं जानता हूँ कि समय कम है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद पैसे खत्म हो जाएं। ये पैसा चियान के भविष्य के लिए होना चाहिए, उसकी पढ़ाई, उसका घर। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन शब्दों में त्याग साफ झलक रहा था। उधर चियान अब भी अपनी माँ के पास बैठा था। माँ धीरे धीरे बोलती है, अगर तुम मेरे साथ रहो तो शायद तुम्हारे पिता भी चैन से रह पाएंगे। चियान चुप रहता है। उसके सामने पिता का चेहरा घूम जाता है, वही इंसान जिसने बिना खून के रिश्ते के भी उसे पूरी जिंदगी अपना समझा। घर लौटकर उसके पिता पूछते हैं, माँ से मिलकर कैसा लगा? चियान छोटा सा जवाब देता है, ठीक था। थोड़ी देर बाद पिता फिर बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ एग्जाम के बाद तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। चियान चिढ़कर पूछता है, आप मुझे दूर भेजने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? पिता हल्का हंसते हैं, जल्दी नहीं, बस यूं ही सोच रहा हूँ। फिर धीरे से जोड़ते हैं, अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम्हें मजबूत बनना होगा। उस वक्त चियान इस बात की गहराई नहीं समझ पाता। कुछ दिन बाद सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। पूरे स्कूल में एक्साइटमेंट है और सबसे बड़ी खबर, चियान फर्स्ट आया है। सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन चियान एक कोने में चुपचाप बैठा है। उसके पिता अब भी नहीं चाहते थे कि पढ़ाई पर असर पड़े। उनका फैसला साफ था, दर्द अकेले सहेंगे लेकिन बेटे का फ्यूचर खराब नहीं होने देंगे। और इसी चुपचाप कुर्बानी में कहानी एक और मोड़ की तरफ बढ़ती है। अगले दिन तोया हॉस्पिटल आती है। चियान के पिता बिस्तर पर लेटे हैं, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। तोया थोड़ी हिचकिचाकर बोलती है, अंकल, मुझे लगता है अब चियान को सब सच पता होना चाहिए। अगर देर हुई तो वो हमें गलत समझ सकता है। उसकी बात सीधी थी लेकिन सच बहुत भारी। कमरे में कुछ पल चुप्पी रहती है। आखिर चियान के पिता धीमी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, मैं खुद उसे सब बताऊंगा। कुछ देर बाद पिता और बेटा आमने सामने बैठे होते हैं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। चियान के पिता बहुत संभलकर बोलना शुरू करते हैं, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी हैं, इलाज लंबा है और सच कहूं तो समय भी कम। ये शब्द हवा में नहीं गिरे, सीधे चियान के दिल पर गिरे। वो कुछ नहीं बोल पाता, चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे किसी ने पत्थर बना दिया हो। आंसू नहीं आते लेकिन गला भर जाता है। उसके सामने वही इंसान बैठा है जिसने कभी उसे पराया नहीं समझा। कुछ पल बाद चियान अचानक बोल उठता है, पापा, मेरी तो 2 किडनीज है, मैं एक आपको दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चियान के पिता उसका हाथ पकड़कर धीरे से बैठाते हैं। आवाज कमजोर है लेकिन लहजा मजबूत। ऐसा नहीं होता बेटा, हमारा ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता
और सच ये है कि मैं अब ज्यादा समय नहीं खींचना चाहता। तुम बड़े हो गए हो, खुद को संभालना सीखो। चियान सिर झुकाकर बैठ जाता है। उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचा। बाद में वो अपने कमरे पर बैठा होता है, खामोश, आंखों में खालीपन। तोया चुपचाप आकर पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद चियान खुद बोलता है, पापा चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूं, एक अच्छे कॉलेज में जाऊं, उनका सपना पूरा करूं। इतना कहते ही उसकी आवाज़ टूट जाती है, आंसू बहने लगते हैं। मैं उनके सामने अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। उनके कमरे का दरवाज़ा देखते ही दिल सिकुड़ जाता है। उस बिस्तर को देखकर लगता है कि शायद वे ज़्यादा दिन वहाँ नहीं सो पाएंगे। उनके हाथ का बना खाना शायद आखिरी बार खा रहा हूँ। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ता है। तोया उसे कस कर पकड़ लेती है। कोई दिलासा नहीं, कोई शब्द नहीं, बस साथ होना। उस दिन के बाद चियान हर पल अपने पिता के साथ रहने लगता है। छोटी छोटी बातें, पुरानी यादें, हंसी के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हर पल को जिंदगी भर के लिए सहेज रहा हो। एक दिन चियान के पिता तोया के पिता को बुलाते हैं। धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे तुमसे एक आखिरी मदद चाहिए। वे एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं। उसके अंदर कई लिफाफे थे। ये खत है, हर बर्थडे पर चियान को मेरी तरफ से एक देना। शायद अगला बर्थडे आने से पहले मैं यहाँ न रहूं। कहते कहते उनकी आवाज़ काम जाती है। तोया के पिता कुछ बोल नहीं पाते, आंखों में पानी और दिल में भारीपन। शाम को चियान अपने पिता के लिए खाना लेकर आता है। पिता 2-3 निवाले खाकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। आज का खाना अच्छा है, मुझे लग रहा है मेरे बिना भी तुम खुद को संभाल लोगे। चियान को जवाब नहीं देता, बस उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू है और दिल के अंदर एक ही आवाज़ गूंज रही है, पापा, मैं आपको छोड़कर कैसे रहूंगा। चियान की जिंदगी में अब सबसे कठिन समय शुरू होता है। फाइनल एग्जाम चल रहे थे। क्लासरूम में सबके चेहरे पर फ्यूचर के सपने थे, लेकिन चियान के दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट पल रही थी, क्योंकि उधर उसके पिता की हालत हर दिन और बिगड़ रही थी। आखिरी परीक्षा का दिन, सुबह जब वो एग्जाम हॉल में कदम रखने ही वाला था, तभी एक खबर उसकी पूरी दुनिया को तोड़ देती है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। चारों तरफ की आवाजें जैसे अचानक बंद हो जाती हैं। चियान कुछ सुन ही नहीं पाता। कलम हाथ में लेने की बात तो दूर, वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। क्वेश्चन पेपर खोले बिना वो दौड़ पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। हांफता हुआ पहुंचता है। सफेद चादर के नीचे एक शरीर पड़ा है, वही इंसान जिसने उसे जीना सिखाया था। चियान हाथ बढ़ाता है, फिर रुक जाता है। उसमें अब देखने की ताकत नहीं बची थी। उस एक पल में उसकी जिंदगी की सारी रोशनी बुझ जाती है। उसके बाद चियान बदल जाता है। वो हंसना भूल जाता है, बातें करना छोड़ देता है। खाना बस एक आदत बनकर रह जाता है। उसका सुकून सिर्फ एक जगह होता है, पिता का कमरा। वहीं लेटा रहता है, यादों में, कहानियों में, आवाज़ों में। तोया के पेरेंट्स को जब ये सब पता चलता है, वे परेशान हो जाते हैं। तय करते हैं कि चियान को अपने साथ फौरन ले जाएंगे। शायद माहौल बदलने से वो खुद को फिर से पा सके। तोया उसके पास आती है, आंखों में भरोसा और हिम्मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो तुम्हारे पापा भी दुखी होंगे। हम सब साथ चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सबको लगता है चियान जाएगा, लेकिन जाने के दिन तोया बार बार उसे ढूंढती है। कोई जवाब नहीं, क्योंकि चियान ने फैसला कर लिया था, ये घर, ये कमरा, यहीं उसके पिता की मौजूदगी है। वो यादों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार गाड़ी निकल जाती है। तोया पीछे मुड़कर देखती रहती है, आंखों में अधूरापन। इधर एक कोने में चियान चुपचाप रो रहा होता है। आंसू पिता के लिए भी हैं और तोया के लिए भी। उसी दिन कई मील दूर तोया अपने बैग में एक खत पाती है, चियान का लिखा हुआ। जब तुम ये पढ़ोगी तब तुम मुझसे बहुत दूर होगी। तुम्हारे सामने खड़े होकर ये सब कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर रुक जाए। मैं विदा भी नहीं कह पाया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। हर लाइन के साथ तोया की आंखें भीग जाती हैं। समय गुजरता है। सालों बाद तोया पढ़ाई पूरी कर वापस लौटती है। वही शहर, वही घर, सब कुछ जैसे आज भी वहीं रुका हुआ हो। फिर वो एक बुक स्टोर में जाती है। दुकान बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कभी सपनों में देखी थी। हर टेबल पर सूरजमुखी, और उस दुकान का डिज़ाइन चियान ने किया था, चुपचाप, दूर से। चियान अब एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन चुका था। शहर शहर घूमता था, लेकिन लौटता हमेशा वहीं था। एक दिन काम के लिए निकलते वक्त तोया के पिता का फ़ोन आता है। तोया लौट आई है, अगर तुम उसे नहीं ढूंढोगे तो वो खो जाएगी। चियान शहर की हर गली छान देता है और आखिरकार उसे वही बुक स्टोर मिल जाती है। तोया पीछे मुड़ती है, सामने चियान, आंखें भर जाती हैं। तभी आवाज़ आती है, चियान, चियान। वो आंखें खोलता है। क्लासरूम, सामने तोया, गाओ, हाओ, सब।
सब कुछ सिर्फ एक सपना था। पिता जिंदा है, तोया यहीं है, जिंदगी सेफ है। चेयान खुशी से दौड़कर जियोन सर को गले लगा लेता है। पूरी क्लास स्टन्ड। फिर वो किसी को कुछ समझने का मौका दिए बिना तोया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, आंखों में कॉन्फिडेंस। अब और देर नहीं, आज सब कह दूंगा। वो तोया को गले लगा लेता है, बिना घुमाव, बिना डर, अपने दिल की बात। तोया पहले चौंकती है, फिर मुस्कुराती है, क्योंकि वो भी उसे बहुत पहले से चाहती थी। हाथ में हाथ, दो लोग जो भटकते भटकते आखिरकार साथ चलना सीख गए। और इसी मुस्कुराहट के साथ ये हाई स्कूल लव स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी इमोशनल स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।